हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग टोमेटो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेजिटेबल साइंस से। और उसके बाद हम लोग फ्रूट भी देखेंगे। तो जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग जो है कि पूरा 60 दिन में हम लोग क्या करेंगे कि पूरे जो है कि हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर को कवर करेंगे। तो उस प्रकार से आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए और सबसे पहले हम लोग टोमेटो पढ़ेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रकार के देरी किए हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टोमेटो का बॉटनिकल नेम जनरली सभी जानते हैं। तो इसका क्या है, टोमेटो का बॉटनिकल नेम क्या है? सोलिडियम लाइकोपर्सिकम है। और ये क्या है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है। आफ्टर किसके बाद आता है? नेक्स्ट ओनली पोटैटो। पोटैटो वेजिटेबल जो क्रॉप है, पोटैटो के बाद इसका नंबर आता है। तो वो टोमेटो का ही नंबर आता है। उसके बाद हम लोग अब इसमें कॉन्स्टिट्यूंट क्या 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 रहता है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो टोमेटो फ्रूट्स प्रोवाइड्स 3 to 4% टोटल शुगर। जो इसका टोटल शुगर जो होता है वो कितना होता है? तो 3 से 4% होता है। उसके बाद जो है कि हाँ, उसके बाद टीएसएस कितना होता है, टोटल सॉलिड कितना होता है? तो टोटल सॉलिड हमारा कितना से कितना तक वेरी करता है? तो ये 4 से 7 तक क्या करता है, हमारा टोटल सॉलिड वेरी करता है, नहीं कि टीएसएस वेरी करता है। और टोटल शुगर कितना है? शुगर अब 3 से 4%। और टीएसएस कितना है? तो 4 से 7% है। उसके बाद क्या है कि 15 से 30 mg क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहने का मतलब यानी कि विटामिन सी हमारा कितना है? तो 15 से 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। उसके बाद 7.5 से 10 मिलीग्राम क्या है, टाइट्रेबल एसिडिटी। टाइट्रेबल एसिडिटी और एक एसिडिटी में क्या डिफरेंस है कि टाइट्रेबल एसिडिटी जो होता है वो टोटल एसिडिटी होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि टोटल एसिडिटी का कहने का मतलब हुआ जो हाइड्रोजन फ्री आयन है, जो उसके कारण जो एसिडिटी डेवलप होता है। और जो हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं है वो किसी मॉलिक्यूल्स के साथ वाइंड है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन किसी के ना किसी के साथ वाइंड होता है। तो फ्री हाइड्रोजन आयन और टोटल वाइंड जो वाइंड हाइड्रोजन आयन है उसके साथ, उसको दोनों को मिला करके हम लोग काउंट करते हैं टाइट्रेबल एसिडिटी। और जो हमारा सिर्फ एसिडिटी होता है वो सिर्फ क्या होता है कि वो पीएच को डिनोट करता है और सिर्फ नापता है किसमें कि फ्री हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल कितना है। तो ये दोनों डिफरेंस है टाइट्रेबल एसिडिटी और टोटल एसिडिटी में। और जो एसिडिटी को हम मापते हैं किस में मापते हैं? तो पीएच में मापते हैं। लेकिन टाइट्रेबल एसिडिटी को हम लोग किस में मापते हैं? तो परसेंटेज में मापते हैं। जनरली अब जो देखे होंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड इतना परसेंट है, मैलिक एसिड इतना परसेंट है, तो परसेंट में मापते हैं। तो हम लोग किसको? टाइट्रेबल एसिडिटी को एमजी में मापते हैं, ठीक है। यानी कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मापते हैं हम लोग टाइट्रेबल एसिडिटी को। और सिर्फ एसिडिटी को हम लोग किस में मापते हैं? तो पीएच में मापते हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ग्राम लाइकोपिन। उसके बाद क्या है कि 0.5 से लेकर के 2.5 हमारा क्या है, बीटा कैरोटीन है। ये सब आपको याद रखना है। और उसके बाद फ्रूट वेट तो आपको जनरली याद नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है कि टोटल शुगर कितना होता है, 3 से 4%। टोटल सॉलिड सब्सटेंसेज कितना होता है, टीएसएस कितना होता है? तो 4 से 7%। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी कितना होता है? तो 15 से 30 मिलीग्राम होता है। उसके बाद 7.5 से लेकर के 10 mg टाइट्रेबल एसिडिटी होता है। और उसके बाद 6 से 8 mg हमारा क्या होता है, लाइकोपिन होता है। और बीटा कैरोटीन कितना होता है, 0.5 से 2.5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, जो क्या करता है कि कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है या फिर कैंसर है उसको क्या करता है कि कम करने में कार्य करता है। आप बहुत सारे किताब बुक्स पढ़े होंगे ऑनलाइन है, तो उसमें लिखता है कि लाइकोपिन इज अ मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अमंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो जितने भी सारे फ्रूट्स हैं, जितने भी सारे वेजिटेबल्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कोई है तो वो कौन है? लाइकोपिन है। तो बेटर हेल्थ के लिए आपको टमाटर खाना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कि क्लाइमेट एंड सॉइल के लिए। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सबसे पहले ये क्या है, वार्म सीजन क्रॉप है। और उसके बाद सबसे जो बेस्ट टेम्परेचर है इसका कितना है, 15 से 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है कि टोमेटो के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो कितना है, 15 से 27 डिग्री सेल्सियस। और यदि हाई टेम्परेचर होता है या लो टेम्परेचर होता है तो क्या करता है कि जर्मिनेशन देर या लो जर्मिनेशन, यानी कि हाई टेम्परेचर हुआ ऑप्टिमम से ज़्यादा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर जाता है तो क्या करेगा कि जर्मिनेशन कम हो जाएगा। या फिर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसमें भी क्या होगा कि जर्मिनेशन हमारा कम हो जाएगा। तो 15 डिग्री से ना ही कम होना चाहिए और ना ही 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 27 डिग्री से ज़्यादा यदि जाएगा तो लाइकोपिन कंटेंट भी हमारा क्या होता है कि बनना बंद हो जाता है।
उसके बाद यदि 10 डिग्री से हमारा नीचे चला जाता है तो किसी प्रकार का कोई भी पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन टोमेटो में नहीं होता है। तो यदि हाई टेम्परेचर जाता है या फिर लो टेम्परेचर जाता है तो हमारा क्या होता है, जर्मिनेशन कम हो जाता है। उसके बाद पूरा प्लांट ग्रोथ भी सही से नहीं हो पाता है। फ्लावर यदि फ्लावरिंग पीरियड में है तो हमारा फ्लावर क्या होता है, ड्रॉप होने लग जाता है, फ्लावर फूल गिरने लग जाते हैं। पुअर फ्रूट सेट, यदि हमारा फ्रूट सेट कंडीशन में हमारा प्लांट है तो फ्रूट सेट क्या होता है कि बहुत ही कम होता है। एंड राइपनिंग, और राइपनिंग को भी क्या करता है कि हैम्पर करता है, नहीं कि कलर डेवलपमेंट क्या होता है, सही से नहीं हो पाता है। एट हाई टेम्परेचर जनरली द सन स्कोल, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चलेगा तो सन स्कोल का प्रॉब्लम आएगा, लाइकोपिन कंटेंट बनना बंद हो जाएगा। अंडर एक्सट्रीम हाई एंड लो टेम्परेचर कंडीशन द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स रिड्यूस्ड, यील्ड और क्वालिटी भी क्या होता है कि हाइट और लो टेम्परेचर के कंडीशन में रिड्यूस हो जाता है। माइल्ड विंटर कंडीशन इन नदर्न प्लेन्स इज आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, तो माइल्ड विंटर चाहिए नदर्न कंडीशन में। और आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि बेस्ट टेम्परेचर कितना है, तो 15 से 27 डिग्री सेल्सियस है, इससे ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद एक्सेसिव रेन ड्रॉप, ये तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत ज़्यादा रेंस होंगे तो क्या होगा कि हमारा फ्लावर क्या होंगे कि झड़ जाएंगे और फ्रूट सेट क्या होगा कि अफेक्ट होगा। उसके बाद हमारा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि टोमेटो कैन टोलरेट मॉडरेट एसिडिक, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि टोमेटो कैन बी टोलरेट एसिडिक कंडीशन और सैलिन सॉइल कंडीशन इन अ मॉडरेट कंसंट्रेशन। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये मॉडरेट एसिडिक को क्या कर सकता है, ये टोलरेट कर सकता है, और मॉडरेट सैलाइन को भी क्या कर सकता है, टोलरेट कर सकता है। इन रेड एंड ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल आपका कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटका में पाया जाता है, और महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में कैसे पाया जाता है, आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। तो रेड और ब्लैक सॉइल में जो लगाया जाता है वो कौन सा लगता है, हाइब्रिड टमाटो लगाते हैं। हाइब्रिड टोमेटो लगाते हैं, कॉमर्शियल स्केल पर लगाते हैं। लेकिन अदर कंट्री के अदर स्टेट में क्या लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ओपन पोलिनेटेड वेराइटी को प्रीफर किया जाता है। और ये हाइब्रिड क्या होता है कि हाइब्रिड ये जो हाइब्रिड और ओपन पोलिनेटेड वेराइटी में डिफरेंस है कि इसमें पोलिनेशन, ओपन पोलिनेटेड वेराइटी जो है उसमें किसी एक वेराइटी का पोलन नहीं आता है, बहुत बहुत अलग अलग टाइप का वेराइटी का जो है पोलन गिरने आ सकता है, क्योंकि इसमें अनकंट्रोल्ड पोलिनेशन होता है, ठीक है। और जो हाइब्रिड में है हमारा है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड पोलिनेशन होता है। तो ये डिफरेंस है हाइब्रिड टोमेटो और ओपन पोलिनेटेड वेराइटी में। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेराइटी, देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रिकेप कर देते हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। तो मोर देन F1 वेराइटी, लार्जर नंबर ऑफ टोमेटो वेराइटी एंड F1 वेराइटी, बहुत सारा अलग अलग वेराइटी है, लोकल सिलेक्शन भी है, बहुत सारा हाइब्रिड भी है। तो F1 हाइब्रिड बट डेवलप्ड इन द कंट्री, बहुत सारे डेवलप किए गए। मोर देन 35 ओपन पोलिनेटेड वेराइटी है, 25 हाइब्रिड वेराइटी है, 10 डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी, 10 क्या डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है। और उसके बाद हाइब्रिड वेराइटी कितने हैं, 5 है। लेकिन ये ऐसे ही मतलब एक नेशनल लेवल पर दिया गया, ये सारे कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये नेशनल लेवल पर देखने को आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत सारा ओपन पोलिनेटेड और हाइब्रिड वेराइटी है जो स्टेट लेवल पर है, इंस्टीट्यूट लेवल पर है, ठीक है। जो हमारे कॉलेज में डेवलप किए गए, यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप किए गए, जो अभी नेशनल लेवल तक नहीं गए हैं। तो उसके बाद है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है, तो वाराणसी में है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर वेराइटी को टेबल में यहाँ पे क्या किया गया है कि टेबल में दिया गया है, लेकिन ये इस टेबल को हम इसमें टेबल में बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेट कौन है, सेमी डिटर्मिनेट कौन है, इनडिटर्मिनेट कौन है, और कब कब डेवलप किया गया है, किस रीजन में लगता है, ये सारा दिया हुआ है, कहाँ से रिलीज हुआ है। तो मुख्य रूप से इसमें इससे बहुत पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, तो मैंने कुछ वेराइटी को अंडरलाइन कर दिया है जिसको आप लोग को बता करके चलेंगे। और बाकी बात आप लोग ऑनलाइन बुक या ऑब्जेक्टिव बुक से आप क्या कर सकते हैं, वेराइटीज़ को प्रीफर कर सकते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं लिख करके बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमको भी एमएससी में हैं अभी हूँ, तो बहुत सारा वर्क रहता है। मोस्ट पॉपुलर कल्टिवेटेड वैरायटी फॉर फ्रेश मार्केट की, फ्रेश मार्केट की कौन है, तो पूसा रूबी है, पूसा अर्ली डॉर्फ है। पूसा अर्ली डॉर्फ क्या है, ये एक्सट्रीमली अर्ली वेराइटी है। पूसा अर्ली डॉर्फ है, अर्का विकास है, ये सब पूसा रूबी और अर्का विकास को हम लोग एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए भी सबको क्या करते हैं, हम लोग प्रीफर करते हैं। उसके बाद पूसा गौरव है, पंजाब छुआड़ा है, अर्का सी सिंध रोमा, ये सारे क्या है कि रोमा हो गया, अर्का
गौरव हो गया, पंजाब छुहारा होगी, सब प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वैरायटी की, वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना चाहिए। एक है आपका बैक्टीरियल सॉरी पोली हाउस कल्टीवेशन, फॉर पोली हाउस कल्टीवेशन हाइब्रिड टोमेटो। पोली हाउस कल्टीवेशन के लिए हम लोग जब थोड़ा देखेंगे आगे वाला चैप्टर में, तो उधर नहीं वो ऑनलाइनर में है, इसमें नहीं है। पोली हाउस टोमेटो पोली हाउस में उगने वाला टोमेटो कौन सा है? पंत पोली हाउस टोमेटो हाइब्रिड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, पंथ है तो ये कहाँ से रिलीज हुआ है? तो आपका जीबी पंथ से रिलीज हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि फॉर पोली हाउस कल्टीवेशन वेराइटी जो है कहाँ से रिलीज हुआ है? तो जीबी पंथ से रिलीज हुआ है, और इसका नाम ही है पोली हाउस टोमेटो, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं बैक्टीरियल बिल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी। कम से कम आप ऑनलाइनर वाले बुक का याद रखें चाहे ना रखें, लेकिन आपको जो है कि इस हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का आपको मस्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वेराइटीज़ हैं तो बैक्टीरियल बिल से रेसिस्टेंट है। तो उसमें से आपको क्या करना है कि जो इस बुक के है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के, उसको आपको मस्ट याद रखना है। उसको कौन है? अर्का आभा, अर्का आलोक, BT10 और EL 450 415, और उसके अर्का अभिजीत। अर्का अभिजीत ये सारे क्या हैं? बैक्टीरियल बिल्ट से रेसिस्टेंट है। उसमें से आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कौन सा? अर्का आभा और अर्का आलोक। अर्का आभा अर्का आलोक क्या है? बैक्टीरियल बिल्ट से रेसिस्टेंट है। और अर्का अभिजीत सब क्या है? ए से। अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत सब ए से है। तो जितना भी ए से है, ए बी जो आ रहा बैक्टीरियल बिल्ट, और इधर आ रहा ए और इधर आ रहा बी, तो जितना भी बैक्टीरियल बिल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी उस क्या है, उसमें क्या आएगा? ए आता है। अर्का आभा, अर्का आलोक और अर्का अभिजीत, ये सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस किससे फैलता है? तो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस व्हाइट फ्लाई से फैलता है, ये भी आपको याद रखना है। रेसिस्टेंट टोमेटो लीफ कर्ल वायरस रेसिस्टेंट वेराइटी कौन कौन सा है? तो उसमें आपको होता है हिसार अनमोल, काशी विशेष एंड अर्का अनन्या, ये आपको मस्ट याद रखना है। अर्का अनन्या, काशी विशेष, हिसार अनमोल, काशी विशेष और अर्का अनन्या, ये सारे क्या है कि लीफ कर्ल वायरस से क्या है? रेसिस्टेंट वेराइटी है। उसके बाद है कि अर्का रक्षर और अर्का सम्राट, ये दोनों भी आपको मस्ट याद रखना है। अर्का रक्षक और अर्का सम्राट, ये क्या है कि ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है। कौन सा रेसिस्टेंट वेराइटी? ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी कौन कौन सा है? तो लीफ कर्ल, बैक्टीरियल विल्ट, अर्ली विलाइट। लीफ कर्ल, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली विलाइट, ये तीनों से क्या है कि अर्का रक्षक और अर्का सम्राट, ये तीनों क्या है कि ये ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी। उसके बाद एक और है कि अर्का अभेद। अर्का अभेद जो है कि सबसे तो रेसिस्टेंट है ही, और लेट ब्लाइट से रेसिस्टेंट है। तो ये अर्का अभेद जो है कितना डिजीज रेसिस्टेंट है? तो 4 डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है। उसके बाद अर्का सम्राट, अर्का सम्राट जो है कि टोमेटो का वेराइटी है, और एक है पंथ सम्राट। पंथ सम्राट किसका वेराइटी है? तो वो ब्रिंजल का वेराइटी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लैंड प्रिपरेशन में, तो जनरली लैंड प्रिपरेशन से आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, तो सिर्फ एक रिकैप हम लोग ले लेते हैं कि बेड, जब ब्रॉड बेड में हम सिस्टम में लगाते हैं तो क्या लिखते हैं कि 80 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर ब्रिंगिंग द सॉइल फाइन टिल्थ लेआउट एंड इनटू रेज बेड सिस्टम बाय मेकिंग, तो रेज्ड बेड हम लोग सिस्टम में क्या करते हैं कि 80 सेंटीमीटर 80 बेड कितना होता है? तो 80 सेंटीमीटर का होता है, एंड फरो का साइज कितना होता है? तो 40 सेंटीमीटर का होता है। कितने में होता है? रेज बेड सिस्टम है। और ब्रॉड बेड सिस्टम में जब हम लोग लगाते हैं, ब्रॉड बेड सिस्टम कैन कल्टीवेट फैसिलिटेट अडोप्टेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरीगेशन इन नॉर्मल मेथड फ्रोज आर ओपनड एट 105 से 120 सेंटीमीटर फॉर हाइब्रिड्स। तो इसमें जो ब्रॉड बेड होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसमें कि जो ब्रॉड बेड होता है, मान ली यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी कितना? 120 सेंटीमीटर, 105 से मान लेते हैं 120 सेंटीमीटर इसका क्या है? लेंथ है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 40 या 45 सेंटीमीटर का क्या करेंगे कि गैप देंगे, किसके लिए? तो फरो के लिए गैप देंगे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ से यहाँ कितना रहेगा? डिस्टेंस रहेगा 105 से 120 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर भी प्लांटिंग करेंगे, और हम लोग यहाँ पर भी प्लांटिंग करेंगे, और हम लोग यहाँ पर भी प्लांटिंग करेंगे, और बीच में हम लोग क्या करेंगे कि ड्रिप इरीगेशन का चैनल बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रॉड बेड फरो, ठीक है। इधर इधर प्लांट हमारा रहेगा, इधर भी प्लांट रहेगा, और बीच में हमारा क्या रहेगा? ड्रिप इरीगेशन
लगा हुआ रहेगा और यहाँ से पानी रिलीज होते रहेगा। तो ये हमारा होता है क्या, ब्रॉड बेड फरो होता है। उसके बाद है कि बायोजेंट, बायोजेंट में भी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना चाहिए। ट्राइको ड्रमा का यूज़ करते हैं फंगी एंटी एंड यूजफुल क्या है, एंटागोनिस्टिक फंगी, फंगी के अगेंस्ट क्या करता है, काम करता है। तो इसमें ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉस्फोट सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया को भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये यूज़ करते हैं। उसके बाद जो रिकमेंडेड वेराइटी है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च का, तो उसको कुछ देख लेते हैं। जैसे कि पूसा रूबी है, पूसा रूबी में आपको थोड़ा यहाँ से अब दिख गया होगा। तो पूसा रूबी है, पूसा रूबी से आप करना क्या रखना है कि स्मॉल फ्रूटेड है। पूसा रूबी कैसे है, स्मॉल फ्रूटेड है और इनडिटर्मिनेट वेराइटी है। पूसा रूबी क्या है कि स्मॉल फ्रूटेड है और इनडिटर्मिनेट वेराइटी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है पुसारली डॉर्फ। पुसारली डॉर्फ जो है कि इसको आपको याद रखना है कि एक्सट्रीमली क्या है कि एक्सट्रीमली अर्ली वेराइटी है पुसारली डॉर्फ। ये क्या है कि स्मॉल फ्रूटेड है और डिटर्मिनेट वेराइटी। उसके बाद सियोक्स, सियोक्स आपको मस्ट याद रखना है कि सियोक्स जो है कहाँ से रिलीज हुआ है। तो सियोक्स IRA कैटरीन से रिलीज हुआ है। कभी कभी ये पूछ जाता है कि आई, जैसे पूसा लगा हुआ रहता है तो जनरली हम लोग पहचान जाते हैं कि कहाँ से रिलीज है, तो IRI से रिलीज वेराइटी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सियोक्स में किसी प्रकार का पूसा नहीं लगा हुआ है, तो ये पूछने का चांस बनता है कि जो CX वेराइटी वो कहाँ से रिलीज हुआ है, तो IRI कैटरीन से रिलीज हुआ है। और ये कैसा है, स्मॉल स्मॉल फ्रूटेड है और इनडिटर्मिनेट वेराइटी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेल 101, सेल 152 को बोलते हैं पूसा गौरव। ये भी पूसा गौरव है, तो IRI से रिलीज हुआ है। ये भी स्मॉल फ्रूटेड और डिटर्मिनेट वेराइटी है। तो यहाँ भी जितना है सारा क्या, सारा क्या स्मॉल फ्रूटेड है और डिटर्मिनेट वेराइटी है, इसीलिए हम लोग इसके अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद आपको पंजाब छुआड़ा, पंजाब छुआड़ा जनरली किसके लिए होता है, तो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ये फेमस वेराइटी है जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज हुआ। ये डिटर्मिनेट वेराइटी, आपको याद रखना ये कि पंजाब छुआड़ा जो क्या है, डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट या सेमी डिटर्मिनेट है। तो पंजाब छुआड़ा कैसा वेराइटी है, तो डिटर्मिनेट वेराइटी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पंत बहार आपको अजीबन से रिलीज हुआ है, बात करने की उतना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद पंत टी, पंत टी अजीबन से सेमी डिटर्मिनेट भी, यहाँ था टोटल सेमी डिटर्मिनेट वेराइटी, इसलिए हम लोग क्या किया, इसको इंटरमीडिएट अंडरलाइन किया है। तो आपको इनडिटर्मिनेट वेराइटी याद रख लीजिए, थोड़ा सा जो फेमस फेमस वेराइटी है डिटर्मिनेट याद रख लीजिए। और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सेमी डिटर्मिनेट, सेमी डिटर्मिनेट में कौन है, अर्का सौरभ सेमी डिटर्मिनेट में है। उसके बाद अर्का विकास क्या है, सेमी डिटर्मिनेट है। और पंत टी ये क्या है कि सेमी डिटर्मिनेट वेराइटी है। उसके बाद हम आपको यहाँ ले चलते हैं। एक है मनी लईमा करके वेराइटी। मनी लईमा जो वेराइटी है, आप इतना देखेंगे तो किसी में भी क्या है कि कोई भी थर्ड जोन में नहीं लगाया जाता, ठीक है। लेकिन जो मनी लेमा वेराइटी है वो कौन सा जोन में लगाया जा रहा है, तो थर्ड जोन में लगाया जा रहा है, ठीक है। थर्ड जोन में लगाया जा रहा है और ये डिटर्मिनेट वेराइटी है। तो आपको जनरली लगाया जाता है कि थर्ड जोन में कौन कल्टीवेट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ तो मनी लेमा एक वेराइटी है जो जिसको थर्ड जोन में कम्प्लीट किया जाता है, कि लगाया जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हालांकि ये भी उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग 1 मिनट थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा कुछ हो गया इधर। फिर लगता है उड़ गया कि रे।
वो थोड़ा सा बॉल शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उस पर थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। ऐसे कोई बात नहीं, ठीक ठाक लाइट है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हम लोग क्या करते हैं कि नेट या केज हाउस में लगाते हैं या फिर ग्रीन हाउस में लगाते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या 40 में नायलॉन का साइज़ कितना होता है, 40 में इसका हो जाता है, ताकि जो इंसेक्ट पेस्ट है उससे ज़्यादा इन्फेस्टेशन हमारा प्लांट ना हो। उसके बाद इसको 98 सेल प्रो ट्रे में हम लोग क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं। उसके बाद 10,000 सीडलिंग यदि हमको क्या करना है कि लगाना है, तो हमारा सीड बेड का लेंथ कितना रहेगा, तो 7.5 मीटर लेंथ रहेगा। उसके बाद विड्थ कितना रहेगा, 3.4 मीटर। और उसके बाद हमारा हाइट कितना रहेगा, रेज्ड बेड सिस्टम में रहेगा तो 2.4 मीटर इतना हमारा क्या रहेगा, हाइट रहेगा। लेकिन लेंथ विड्थ ही आपको याद रखना है। और रेज्ड बेड में जनरली हम लोग क्या करते हैं 2.4 मीटर या फिर 1.5 मीटर पर हम लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ये हो गया नर्सरी रेजिंग एंड सीड रेट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सीड रेट इसका देखते हैं कि सीड रेट क्या है। तो टोमेटो के लिए कितना चाहिए सीडलिंग, सीडलिंग कितना चाहिए, तो 75 ग्राम सीड चाहिए। कितना चाहिए, तो सीड 75 ग्राम सीड चाहिए। कब, जब हम लोग किस में लगाते हैं, प्रो ट्रे में लगाते हैं तब। कब लगाते हैं, जब प्रो ट्रे मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि सीडलिंग का प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें क्या सीड कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 75 ग्राम हमको चाहिए सीड प्रति हेक्टेयर। रिक्वायर्ड टू प्लांट 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए कितना चाहिए हमको, मात्र 75 ग्राम सीड चाहिए। और इसमें स्पेसिंग हमको कितना रखते हैं प्रोट्रे में, तो 120 इंटू 45 सेंटीमीटर का क्या रखते हैं, फील्ड में लगते हैं। ये 120 इंटू 45 सेंटीमीटर हम लोग कहाँ रखते हैं, जिसमें कि हमारा कितना आता है, 18,000 प्लांट्स आते हैं 1 हेक्टेयर में, पर हेक्टेयर में। इन प्रो ट्रे मेथड से जब हम लोग सीडलिंग प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको कितना चाहिए, 75 ग्राम चाहिए। क्योंकि हम लोग स्पेसिंग बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारे प्लांट्स हमारे हेल्दी होते हैं, तो और पास पास में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, डेंस हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, जिससे डिजीज पेस्ट का इन्फेक्शन का चांस जो है बढ़ जाएगा। तो इसमें 120 इंटू 45 में लगाते तो हमारा कितना प्लांट्स इसमें आ जाते हैं, तो 18,000 टोटल प्लांट्स आ जाते हैं। और ये प्लांट्स क्वेश्चन में क्या होता है कि JRF के क्वेश्चन में एक बार पूछे भी गए हैं। शायद आपका जो है कि स्वीट पोटैटो का शायद इसी करके मतलब कुछ का जो है कि पूछा गया है, लेकिन उसमें कि कितने प्लांट्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है जी कि कितने प्लांट्स आएंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद है आपका द सीड द सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर हाइब्रिड इन रेज्ड बेड मेथड। उसके बाद क्या आती है, रेज्ड बेड मेथड में हाइब्रिड के लिए कितना चाहिए, तो हमको चाहिए कितना, 100 से 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए, ठीक है, हाइब्रिड्स के लिए, फॉर हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड्स के लिए आपको कितना चाहिए, तो 100 से 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए चाहिए। और ओपन पोलिनेटेड वेराइटी, अभी हमने बताया कि ओपन पोलिनेटेड वेराइटी और हाइब्रिड वेराइटी में क्या डिफरेंस है। तो ओपन पोलिनेटेड वेराइटी के लिए हमको कितना चाहिए, तो 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। और जब हम हाइब्रिड लगा रहे हैं तो 100 से 125 ग्राम चाहिए। और प्रोट्रे में लगा रहे हैं तो कितना चाहिए, 75 ग्राम चाहिए। और और जब हम 120 इंटू 45 में लगाते हैं तो हमारा कितना प्लांट्स आ जाता है, 18,000 प्लांट्स प्रति हेक्टेयर आ जाते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रांसप्लांटिंग के रेडी कितना होता है, रेडी ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितना दिन में हो जाता है, तो 20 से 25 दिन में हमारा जो सीडलिंग होता है वो रेडी हो जाता है, किसके लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसप्लांटिंग। तो जनरली ट्रांसप्लांटिंग में कितना रखते हैं, जनरली जो हम लोग रखते हैं कितना रखते हैं, तो 45 सेंटीमीटर, 45 इंटू 45 सेंटीमीटर क्या दूरी रखते हैं, या फिर 30-45 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर रखते हैं, दूरी रखते हैं। उसके बाद हार्डनिंग है। हार्डनिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन द रेज्ड बेड मेथड ऑफ प्लांटिंग, 25 दिन का ओल्ड हार्डनिंग वेराइटी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग हम लोग कर सकते हैं। वही जो हमारा 25 दिन में रेडी हो जाता है। तो 45 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट रखते हैं। उसके बाद इन द नॉर्मल मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, फरो आर ओपन। अभी हम लोग जस्ट बताए थे कि नॉर्मल मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग जब हम फ्रो रेज्ड बेड एंड ब्रॉड बेड एंड फ्रो में लगाते हैं तो कितना रहता है कि 105 से 120 सेंटीमीटर के हमारा जो रहता है फ्रो ब्रॉड बेड रहेगा
और 40 से 45 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फरो बना सकते हैं। 30 से 45 सेंटीमीटर इनफ नहीं, ये अलग चीज़ है। तो 40 से 45 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर सकते हैं, फरो बना सकते हैं। एंड सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड एट आ स्पेसिंग 30 से 45 सेंटीमीटर फरो में हम लोग लगाते हैं, तो उसका स्पेसिंग कितना रहेगा, तो 30 से 45 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या करनी है, तो यहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सारे सीड रेट याद रखने हैं। 75 ग्राम 100 से 125 ग्राम और 200 से 250 ग्राम ओपल पेनिट्रेट वेराइटी के लिए। उसके बाद 75 ग्राम आपका जो है कि प्रोट्रे मेथड के लिए और हाइब्रिड के लिए 100 से 125 ग्राम। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से क्या है कि इन नदर्न प्लेन्स जनरली ऑटम एंड स्प्रिंग, नदर्न प्लेन्स में क्या क्या कौन कौन सा हम लोग कौन कौन सा सीजन में टोमेटो को कल्टीवेशन करते हैं, तो एक है हमारा ऑटम और एक है हमारा क्या स्प्रिंग सीजन में हम लोग क्या करते हैं कि नदर्न प्लेन्स में उगाते हैं। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं, यहाँ था ऑटम एंड समर स्प्रिंग में क्रॉप आर टेकन नदर्न प्लेन्स में। लेकिन हम सदर्न प्लेन्स में सदर्न पार्ट्स में कब कब लेते हैं, तो सदर्न पार्ट्स में हम लोग राउंड द ईयर लेते हैं, तीनों सीजन में लेते हैं, ठीक है। तीनों सीजन में हम कब कब लेते हैं, तो रेनी सीजन में हम लोग जून जुलाई में ले लेते हैं, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ले लेते हैं, उसके बाद कब लेते हैं, तो जनवरी फरवरी में हम लोग क्या करते हैं कि लेते हैं। तो सदर्न में क्योंकि जो उसका उधर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो हम लोग तीनों बार हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ डे न्यूट्रियल प्लांट है हमारा टोमेटो, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि तीनों सीजन में हम लोग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में क्या करते हैं कि पंजाब में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप ले पाते हैं, कब ले पाते हैं, समर स्प्रिंग का क्रॉप ले पाते हैं। पंजाब रीजन में सिर्फ और सिर्फ कितना क्रॉप लेते हैं हम लोग, एक ही क्रॉप लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जो है ऑटम में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कब लेते हैं वहाँ, तो समर स्प्रिंग में लेते हैं, पंजाब में लेते हैं, क्योंकि ऑटम में वहाँ ज़्यादा लीफ कर्ल वायरस का इन्फेस्टेशन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पंजाब में कितना क्रॉप लेते हैं, तो सिर्फ एक ही क्रॉप ले पाते हैं। किसके वजह से ले पाते हैं, तो ऑटम में क्या होता है कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस का इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक ही क्रॉप ले पाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, हायर यील्ड इज ऑब्टेन ड्यू टू मोर प्लांट्स पर यूनिट एरिया। हायर यील्ड तो जनरली जब मोर प्लांट पर यूनिट एरिया हमारा ज़्यादा प्लांट्स रहेगा, तो ऐसे भी हम क्या करते हैं कि ज़्यादा यील्ड देगा। द रिकमेंडेड स्पेसिंग कितना होता है, 60-30। जनरली जो रिकमेंडेड स्पेसिंग हमारा क्या, ये आपको याद रखना है, 60-30 वाला जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है वो कितना है, 60-30 है। फ्लैट बेड, रेज्ड बेड और फ्लैट बेड एंड रेज्ड बेड मेथड आर यूज्ड, मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट बेड यूज़ किया जाता है, फिर हम लोग रेज्ड बेड सिस्टम क्या करते हैं कि टोमेटो कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। रेज्ड बेड इकोमनाइज वाटरिंग, देयर इज अ लेस इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। जब हम लोग क्या करते हैं, रेज्ड बेड पर लगाते हैं, तो क्या होगा कि रेज्ड बेड पर लगाएंगे तो सारा जो वाटर होगा वो क्या होगा कि ड्रेन आउट होकर के क्या होगा कि निकल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाटर का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, वहाँ पे वाटर लॉगिंग के कंडीशन नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या है, जो माइक्रो क्लाइमेट जो बनता है आसपास के जो प्लांट्स के आसपास के एरिया में जो माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होते हैं, ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन डेवलप होता है, वो डेवलप नहीं होगा, और हमारा डिजीज इन्फेस्टेशन से जो प्लांट्स होंगे वो प्रभावित कम होंगे। एंड समटाइम्स हैज़ द एडवांटेज ऑफ एक स्टेकिंग। हम लोग जब रेज बेड में लगाते हैं तो क्या है कि वहाँ पे स्टेकिंग कर देते हैं, और स्टेकिंग क्या होता है कि इसका प्लांट जो होता है कि जब बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है प्लांट्स में, प्लांट्स पे जब हैवी लोड रहता है, तो हाँ इस प्लांट्स के कारण है कि ज़मीन पे गिरने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक ये बहुत ज़्यादा जो हैवी लोड है वो बियर नहीं कर सकता है। तो स्टेकिंग क्या होता है कि टोमेटो में नेसेसरी होता है, तो जिससे क्या करता है कि हमारा यील्ड बढ़ जाता है, डिजीज पेस्ट का इन्फेक्शन कम होता है। अ, जिसमें मैकेनिकली हार्वेस्टेड एंड प्रोसेसिंग टोमेटो शुड बी प्लांटेड एट क्लोज स्पेसिंग। जो मैकेनिकली हार्वेस्टिंग जो टोमेटो होता है उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि क्लोज स्पेसिंग पे हम लोग डालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसी पे, ठीक है, कि ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, प्लांट है, ये प्लांट है और ये भी प्लांट है। तो जो मशीन लगाएंगे वो इस साइड भी टच करेगा, जो मशीन रहेगा हमारा इस साइड भी टच करेगा, तो क्या होगा कि जनरली दोनों तरफ से क्या होगा कि हार्वेस्टिंग हमारा आसानी से हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा कि यहाँ रहेगा और मशीन हमारा जो है कि यहाँ तक आ रहा है, तो क्या होगा कि तुड़ाई वगैरह करने में क्या होगा कि हमको ज़्यादा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैकेनिकल
जो रहता है जिसमें मैकेनिकल हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग टोमेटो होता है, उसमें क्या करते हैं, क्लोज स्पेसिंग रखते हैं। हाइब्रिड टोमेटो आर प्लांटेड एट वाइडर स्पेसिंग फ्रॉम रो टू रो। रो टू रो हम लोग क्या रखते हैं कि वाइडर स्पेसिंग रखते हैं, और प्लांट टू प्लांट क्या रखते हैं हम लोग, क्लोज स्पेसिंग रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैकेनाइजेशन के लिए क्या होता है कि आसानी होता है। ये आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है। ये जो भी हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े वो भी क्या करना है, आपको याद रखना है कि कौन सा रीजन में कितना हम लोग कितना क्रॉप लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक वेराइटी हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए वेराइटी आपका हिम सोना। ऐसे जैसे सुनेंगे आप लोग चिप सोना, चिप सोना किसका वेराइटी है, तो पोटैटो की वेराइटी, उसी प्रकार की ये हिम सोना वेराइटी है। तो जस्ट हम लोगों ने नेम के लिए इसको टिक कर दिया है कि हिम सोना किसका वेराइटी है, तो टोमेटो का वेराइटी है। चिप सोना किसका वेराइटी है, तो पोटैटो का वेराइटी है। उसके बाद है एक सन है, सन जो है सन 496, जो ऑल जोन्स में हम लोग ग्रो करते हैं, इसलिए इसको सब जोन में उगा सकते हैं, इसीलिए हमको इसको टिक कर दिया। उसके बाद है अर्का वरदान और अर्का विशाल, ये अनडिटर्मिनेट वेराइटी है, इसीलिए हम लोग। और अर्का वरदान जो है आपका नीमाटोड के टॉलरेंट वेराइटी है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब हम लोग आते हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से जो आपको वेराइटीज याद रखनी है, वो आपको यहाँ से याद रखना है। अब दिख गया होगा सारा चीज़। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अर्का आलोक, अर्का आलोक किसका है, बैक्टीरियल बिल्ड का। हम लोगों ने वहाँ भी देखा था कि अर्का आलोक जो क्या था, वो बैक्टीरियल बिल्ड से रेसिस्टेंट वेराइटी था। उसके बाद अर्का वरदान, अर्का वरदान क्या है, रूट नोट निमाटेड का रेसिस्टेंट है, तो ये भी आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद BT10, BT10 भी, BT10 कहाँ से रिलीज हुआ है, ये आपको इम्पोर्टेंट, OU8 यानी कि ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से क्या हुआ है, ये रिलीज हुआ है। ठीक है, ये बैक्टीरियल बिल्ड से BT10 भी कहाँ है, BT10 भी बैक्टीरियल बिल्ड से रेसिस्टेंट है। उसके बाद हिसार अनमोल, हिसार अनमोल कहाँ से रिलीज हुआ है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से अंबानी की वाराणसी से रिलीज हुआ है। ये टोमेटो लीफ कर्ल वायरस से क्या है, रेसिस्टेंट वेराइटी है। उसके बाद अर्का अभिजीत, अर्का अभिजीत भी हम लोग पढ़ा था, क्या है कि अर्का अभिजीत बैक्टीरियल बिल्ड से रेसिस्टेंट वेराइटी है। उसके बाद अर्का अनन्या, ये भी आप लोग याद करते YLE, ऐसे ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अर्का अनन्या, अर्का अनन्या क्या है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस प्लस बैक्टीरियल बिल्ड क्या है, दोनों से रेसिस्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं काशी विशेष, काशी विशेष भी क्या है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस से क्या है, रेसिस्टेंट है। तो ये सारे चीज़ आपको क्या याद रखने हैं। ठीक है, अर्का लोग बैक्टीरिया बिल्ड से रेसिस्टेंट, अर्का वरदान नीमाटोड से रूट रोट नीमाटोड से रेसिस्टेंट, BT10 बैक्टीरियल बिल्ड से रेसिस्टेंट, हिसार अनमोल ठीक है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस से रेसिस्टेंट, अर्का अभिजीत बैक्टीरियल बिल्ड से रेसिस्टेंट, अर्का अनन्या लीफ कर्ल वायरस और प्लस बैक्टीरियल बिल्ड से रेसिस्टेंट, काशी विशेष लीफ कर्ल वायरस से रेसिस्टेंट। ये सारी चीज़ आपको क्या करना है कि याद रखना है। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाला है कि ये जो काशी विशेष है, ये IIHR से रिलीज हुआ। जनरली हम लोग क्या लगता है काशी, काशी किस में लगाते हैं, तो जो IIVR से रिलीज होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो रिलीज होता है उसमें लगाते हैं काशी। लेकिन यहाँ काशी लगा हुआ और यहाँ लिखा हुआ है कि IIHR से रिलीज हुआ हुआ हो सकता है कि मिस्टेक है, नहीं तो ये आपको क्या करना है कि काशी विशेष के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद इधर इधर ज़्यादा कुछ है नहीं, इसे पूछा नहीं जाएगा। डिस्चार्ज रेट जो है कि ये कितना रहना चाहिए, जो हमारा ड्रिप इरीगेशन का डिस्चार्ज रेट है 3 से 4 लीटर पर हावर, ये सब पूछा नहीं जाएगा। ये फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है जो आपको आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इस एक बार सिर्फ रिकैप हम लोग कर लेते हैं कि हाइब्रिड टमाटो के लिए कितना होता है, 180, 120 और 150 NPK का रेशियो होता है। और इसमें कितना होता है आपका, जो ओपन प्लेंटेड वेराइटी है 120, 100 और 60 का क्या होता है कि फर्टिलाइजर डोज होता है NPK का। बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लें कि एक मिनट। हम्म
तो यहाँ पे हम लोग देखें स्टैकिंग। स्टैकिंग करना भी बताए थे कि स्टैकिंग करना क्या होता है कि ज़रूरी होता है। स्टैकिंग हेल्प्स इन बेटर प्लांट प्रोडक्शन, इम्प्रूव यील्ड, इन रीच एंड फरो मेथड। अर्थिंग उस ये तो स्टैकिंग हो गया। उसके अर्थिंग अप भी करना क्या होता है कि ज़रूरी होता है जब हम लोग क्या करते हैं रीज एंड फ्रो सिस्टम में लगाते हैं तब, ताकि प्लांट में जो है कि शुरुआती दौर में लूजिंग वगैरह ना हो। साइड राइसिंग ऑफ नाइट्रोजन 4 वीक्स, ये कब करते हैं हम लोग अर्थिंग अप, किस कब करते हैं ये आपको जानना है। 4 वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के कब करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के 4 वीक बाद करते हैं। उसके बाद 40 से 45 दिन तक आपको क्या करना है कि जनरली जो वीड का इन्फेस्टेशन होता है वो कितना दिन तक होता है तो 40 से 45 दिन तक होता है। तो 40 से 45 दिन तक आपको क्या करना है कि वीड फ्री रखना है। उसके बाद इधर है आपका फोलियर न्यूट्रिशन का एप्लीकेशन। ये भी तो, आप एक बार देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद जो है कि चिलेटिव फॉर्म में कैल्शियम, ये वो पूछा नहीं जाएगा, ये छोड़ दिए। सबसे अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ गई है, अब आए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये आपको क्या रखना है कि इसमें मस्ट याद रखना है, एकदम याद रखना है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी आपके टोमेटोज़ हो गए, पोटैटोज़ हो गए, कहीं से भी पूछा जाए चाहे नहीं, लेकिन यहाँ से यदि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछा जाएंगे वेजिटेबल्स में तो यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि याद रखना है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। टोटल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कितना होते हैं तो देखेंगे इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो एक आपका फ्रूट क्रैकिंग है, ब्लोची राइपनिंग है, पफीनेस है, कैटफेस है और संडस कोल्ड है। 1 2 3 4 5, ये 5 क्या करना है कि आपको डिसऑर्डर याद रखना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले क्रैकिंग है टोमेटो में। टोमेटो में क्रैकिंग क्रैकिंग कितना प्रकार के होता है, टोटल 4 प्रकार के क्रैकिंग होते हैं। रेडियल, कंसेंट्रिक, ब्रस्ट और क्यूटिकुलर। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं कि ये क्रैकिंग होते हैं फ्रूट में। कंसेंट्रिंग कंसेंट्रिंग में क्या होता है कि ऐसे करके होता है, ये प्लांट्स में ऐसे करके गोल गोल होता है, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिंग। और रेडियल जो ऐसे ऐसे सीधे हो जाएगा फ्रूट्स में तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल। ब्रस्ट में जो सीधे फट गया, क्यूटिकुलर आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये सर ये इसका इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग याद रखिएगा कि कितना प्रकार ये क्रैकिंग होता है। 4 प्रकार का होता है, रेडियल, कंसेंट्रिक, ब्रस्ट और क्यूटिकुलर। ये 4 प्रकार के हमारा क्या होते हैं कि क्रैकिंग होते हैं। उसमें जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जो ज़्यादा डैमेज कॉज करता है वो कौन करता है, कंसेंट्रिक और रेडियल। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि ज़्यादा कॉज करते हैं हमारा क्रैकिंग में। और कंसेंट्रिक और रेडियल में भी यदि आपको ऑप्शन दिया जाए तो रेडियल क्या होता है कि रेडियल से क्या होता है कि ज़्यादा क्रैकिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रैकिंग आर वेरी सीवियर एंड आर मेनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। जो क्रैकिंग होता है मुख्य रूप से किसी कारण होता है तो सॉइल मॉइस्चर के कारण होता है। ठीक है, रेन जैसे उसके बाद बहुत टाइम तक सूखा पड़ा हुआ है, फिर अचानक रेन पड़ गया तो उसमें क्या होता है कि हमारा क्रैकिंग होता है। ड्यू, प्लांट वाइगर, बहुत ज़्यादा प्लांट का वाइगर है तो उसमें भी हमारा क्या देखने को मिलता है, क्रैकिंग देखने को मिलता है। उसके बाद है कि वेन रेन फॉलो अ लॉन्ग ड्राई स्पेल देर इज अ क्रैकिंग। बहुत ज़्यादा तक हमारा प्लांट्स क्या सूखा पड़ गया तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो क्रैकिंग देखने को मिलता है। उसके बाद है हाई डे टेम्परेचर, यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो उसके कारण भी होगा। फॉलोड बाई लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है फिर लो टेम्परेचर हो गया तो हाई फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलता है। कैलकेरियस सॉइल, कैलकेरियस सॉइल डिफिशियंसी बोरन। कैलकेरियस सॉइल में क्या होता है कि हमारा बोरन का डिफिशियंसी हो जाता है, इसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है कि ये क्रैकिंग देखने को मिलता है। सॉइल एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, बोरन का कर सकते हैं 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर, या फिर बोरेक्स का हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं कितना 0.25% का बोरेक्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 से 3 टाइम तक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग स्टेज पे करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो क्रैकिंग होगा वो क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर कंट्रोल मॉइस्चर का कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ था, क्या था कि आपका क्या हो गया, रेन हो गया, ड्यू हो गया, प्लांट वाइगर हो गया, रेन फॉलोड बाय लॉन्ग ड्राई स्पेल। ये सारे क्या हो गए कि हाई टेम्परेचर और फिर नाइट टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नाइट टेम्परेचर लो हो गया, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी आल्सो कॉज क्रैकिंग। उसके बाद कैलकेरियस सॉइल है जिसमें क्या होता है बोरोन का डिफिशियंसी हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलता है, क्रैकिंग देखने को मिलता है। तो हम लोग इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो 15 से 20 kg हम लोग क्या करेंगे कि बोरेक्स का एप्लीकेशन करेंगे सॉइल में, उससे हमारा क्रैकिंग रुक जाएगा। उसके बाद स्प्रे यदि हम लोग फोरियल स्प्रे करना चाहते हैं तो 0.25% का क्या कर सकते हैं बोरेक्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं 2 से 3 बार। अब ये डिपेंड करता है 2 से 3 बार की हमारा जो कि सीवियरिटी क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आ रहा है तो ज़्यादा बार करना पड़ेगा, लेकिन जनरली आप 2 से 3 बार याद रखिए। ठीक है,
मॉइस्चर का कंट्रोल करेंगे तो फ्रूट क्रैकिंग हमारा क्या होगा कि रुक जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ समझ लिए, क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि एक टोमेटो का, एक मान लेते हैं क्या है, टोमेटो है। तो टोमेटो में क्या होता है कि जल्दी बहुत ज़्यादा तक ड्राई हो, बहुत ज़्यादा सॉइल ड्राई है, तो सॉइल ड्राई होने के कारण क्या होता है कि जो भी पेरिकार्प का वाटर है, ठीक है, ये जो पेरिकार्प में जितने भी क्या होता है कि हमारे वाटर आते हैं, वो क्या होता है कि इस साइड मूव करने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने के कारण और ड्राई होने के कारण इस ओर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पेरिकार्प का जो लेयर है वो क्या होता है कि वीक पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे क्रैकिंग वगैरह डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और आता है कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण क्या होता है कि जो वाटर जो है वाटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगता है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है कि फ्रूट के अंदर, और क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है, जो बाहरी लेयर का जो डेवलपमेंट होता है, जिस जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है अंदर में, उस प्रकार से रैपिड डेवलपमेंट हमारा पेरिकार्प का नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है कि ये जो वाटर का जो है फोर्स है जो अंदर की ओर लगता है, इसके कारण क्या होता है हमको क्रैकिंग देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत दिन तक सूखा है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो होता है कमज़ोर पड़ जाता है, फिर रेन ड्रॉप हुआ तो इसका जो वॉल्यूम है बढ़ने लगता है, लेकिन इसका जो एक्सपेंशन नहीं हो पाता, इसी कारण हमारा क्या होता है कि क्रैकिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि फ्रूट मैच्योरिटी या रैपनिंग स्टेज पे हमारा क्या होता है, फ्रूट मैच्योरिटी या फिर रैपनिंग स्टेज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोरेक्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमारा थिक फोलिएज एंड थिक फोलिएज एंड पेरिकार्प ऑफ फ्रूट्स एसोसिएटेड विद लेस क्रैकिंग। तो वही कहने का मतलब है कि जब जब हमारा ये पेरिकार्प है, पेरिकार्प हमारा जब हमारा क्या हो रहा है कि मोटा रहेगा, तो हमारा क्रैकिंग क्या होगा कि कम होगा। और थिक फोलिएज यानी कि थिक फोलिएज हमारा क्या हो रहा है, ठीक रहेगा, तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो जो फ्रूट का जो है कि उस पर क्या करेगा, प्रभाव कम पड़ेगा। तो ये सारा फैक्टर होता है फ्रूट क्रैकिंग का। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लोची राइपनिंग। ये क्या है, ये ब्लोची राइपनिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लोची राइपनिंग। तो ब्लोची राइपनिंग का क्या क्या कोज है, इसको देखें। तो ग्रीनिश येलो कैसा कलर का डेवलप होता है, तो हमारा ब्लोची राइपनिंग में ग्रीनिश येलो टू वाइट पैच ऑन टमाटो मोस्टली ऑन स्टेम इंड पोर्शन, ठीक है। स्टेम इंड पोर्शन आपको लगता होगा कि जो है कि फ्रूट्स पे डेवलप होता है, ये फिर कहाँ पे डेवलप होता है। तो ये जनरली आपको क्या ये टर्म पूछा जाएगी कि जो है कि ब्लोची राइपनिंग होता है वो कहाँ पे होता है, तो स्टेम इंड पोर्शन पे होता है। यहाँ पे समझ लें कि ये मान लीजिए कि ये फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, अटैच हुआ है, तो जो ब्लोची राइपनिंग होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। स्टेम एंड पोर्शन तो यही है, तो स्टेम एंड का पोर्शन ये वाला यहाँ पे क्या होगा कि ब्लोची राइपनिंग, यानी कि शोल्डर पोर्शन पे आपको क्या मिलेगा कि ब्लोचिंग राइपनिंग देखने को मिलेगा। तो ये किसके कारण होता है, स्टेम एंड पोर्शन पे आपको ब्लोची राइपनिंग देखने को मिलेगा ऑफ द फ्रूट्स, कॉल्ड इज ब्लोची राइपनिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लोची राइपनिंग बोलते हैं। और ये जनरली किसके कारण होता है, तो आपका पोटेशियम डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। जो ब्लोची राइपनिंग होता है वो किसके कारण है, पोटेशियम डेफिशिएंसी कारण है। इट अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन। ये किसका होता है, नाइट्रोजन और पोटेशियम का जो रेशियो होता है वो इम्बैलेंस होने के कारण हमको क्या मिलता है कि ये ब्लोची राइपनिंग देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम और नाइट्रोजन और कैल्शियम का जो लेवल होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, और हमारा जो पोटेशियम का लेवल होता है कि घट जाता है, जिसके कारण हमको क्या मिलता है कि ब्लोचिंग राइपनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि इसको कंट्रोल मेजर क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अप्लाई पोटेशियम फर्टिलाइजर का, जैसे कि पोटेशियम आप लोग नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि ब्लोची रैपनिंग से बचने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल शुड बी कंट्रोल, क्या होता है, पोटेशियम शुड बी अप्लाइड एडुकेट एंड टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल। टेम्परेचर को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली आप लोग इरिगेशन दे करके टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हम लोग जनरली इरिगेशन दे करके क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ग्रीन हाउस में है तो आप टोटली टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो डे टेम्परेचर रिड्यूस द इंसिडेंस। डे टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होगा, कम रहेगा, तो जो आपका इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पफीनेस।
ये सारे डिसऑर्डर आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने हैं। पफिनेस में क्या होता है कि इन पफिनेस फ्रूट सरफेस इज जनरली क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। जैसे आप लोग बताएं थे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग राउंड बनाएं तो यहाँ पर क्या हो जाए कि इस तरीक़े से आपका फ्रूट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फ्रूट डेवलपमेंट आपका क्या होगा कि इस तरीक़ा से होगा कि फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लैट हो जाएगा। उसका फ्लैटन हो जाएंगे। एंड लोक्यूल्स आर अनफिल्ड। जो लोक्यूल्स होंगे, लोक्यूल्स बोलते हैं जल्दी जो आप देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा समझाते इधर आपको। ये एक बहुत सारा क्या होता है कि डिवाइडेड होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके क्या होता है, ये बहुत सारा डिवाइडेड होता है टोमेटो, ठीक है। तो इसको हम लोग ईच कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, लोक्यूल्स बोलते हैं। जब आप काटेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा टोमेटो में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोक्यूल्स बोलते हैं। हाँ, तो अनफिल्ड लोक्यूल्स जो रहेंगे वो पूरा का पूरा जो है कि यहाँ पे क्या होता है जनरली सीड वगैरह रहता है, तो ये पूरा क्या पूरा जो है कि बटरी सब्सटेंस से क्या होता है, भरा हुआ रहता है। तो वो क्या होता है कि इसमें जो है कि अनफिल्ड रह जाता है, वो पूरा का पूरा भरता नहीं है। द सीड अफेक्टेड बिकम लाइट इन वेट, क्या होता है उसका वजन कम जाता है। लेस होलो, मोर और लेस होलो रहता है। वो क्या रहता है कि थोड़ा सा होलो रहता है, मतलब अनफिल्ड रहता है पूरा तरीका से। पैकिंग जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। द आउटर वॉल पेरिकार्प शो नॉर्मल ग्रोथ बट रिमेनिंग इंटरनल टिश्यू, स्पेशली क्या है, आपको पैरेनकाइमेटस टिश्यू को याद रखना है, ठीक है। स्पेशली पैरेनकाइमेटस टिश्यू आर रिटार्ड इन ग्रोथ। पैरेनकाइमेटस टिश्यू का जो ग्रोथ होना चाहिए वो क्या होता है कि नहीं हो पाता, रिजल्टिंग इन लाइट वेट। और क्या होता है वेट उसको तो कम हो जाता है। पार्सली फिल्ड टोमेटो, पूरा तरीका से फिल नहीं हो पाता है। पफिनेस इज एसोसिएटेड विद पुअर पोलिनेशन। इसका जो मेन कॉज है, आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली चीज़ है कि मेन कॉज आपको याद रखना है कि पोलिनेशन क्या होता है, पुअर पोलिनेशन होने के कारण होता है और लो टेम्परेचर। ये दोनों आपको चीज़ें कि पफिनेस किसकी वजह से होता है, पुअर पोलिनेशन और लो टेम्परेचर की वजह से होता है। टू रिड्यूस इट्स इंसिडेंस मेंटेन्स नॉर्मल टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है। फ्रीक्वेंटली इरिगेशन करना है ताकि टेम्परेचर जो है हमारा क्या रहे, बैलेंस रहे। स्प्रिंग बोरिक एसिड, उसके बाद 10 से 15 ppm का आपको क्या करना है कि बोरिक एसिड का स्प्रे करना है। और क्या करना है, ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैटफिश डिसऑर्डर देखेंगे, ठीक है। तो कैटफिश डिसऑर्डर क्या होता है कि कैटफिश डिसऑर्डर एट लो टेम्परेचर पे, जो कैटफिश डिसऑर्डर होता है क्या होता है, तो वो लो टेम्परेचर होता है। जनरली क्या होता है इसमें, रीज और फ्रो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। रीज और फ्रो कहने का मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा धंसा हुआ रहेगा, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, ये सारा चीज़ें आपको, सॉरी, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है कि धंसा हुआ रहेगा, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटफिश डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये किस पे होता है कि जनरली लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि रीजन फ्लोर का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद ब्लोचेज एट ब्लोजम एंड ग्रोथ, उसके बाद ब्लोचिंग होता है, ठीक है, एट ब्लोजम एंड पर। इसका जो ब्लोजम एंड पे क्या होता है कि ब्लोजम एंड जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्लोजम एंड। तो यहाँ पर क्या होगा कि मिस शेप्ड फ्रूट हो जाएगा, जो जो शेप लाना चाहिए वो शेप नहीं हो जाएगा होगा, और यहाँ पे ब्लोच डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिस्कलरेशन यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। और ऑब्जर्व दस देयर इज अ मल्टीलोकुलर फॉर्मेशन। उसके बाद मल्टीलोकुलर जनरली जो होता है, जनरली जो नॉर्मल लोकुलर फॉर्मेशन होना चाहिए उसके तुलना में क्या होगा, बहुत सारा लोकुलर क्या होंगे कि टोमेटो में डेवलप आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीलोकुलर फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है। तो कैटफिश डिसऑर्डर में क्या होता है कि जनरली लो टेम्परेचर पर रीजन फ्रो बनता है, ब्लोच हो जाता है, ब्लोजम इंड पे हो जाता है, मिस शेप्ड फ्रूट हो जाता है, कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है, तो जो शेप लेना चाहिए वो शेप नहीं ले पाता है, ठीक है। और उसका मेन कारण क्या है, तो एक तो लो टेम्परेचर यहाँ बताएं, उसके बाद फॉल्टी पोलिनेशन है, लो टेम्परेचर है, इम्बैलेंस ऑफ इंडिजिनस ग्रोथ रेगुलेटर्स ड्यू टू फॉल्टी पोलिनेशन के कारण क्या होता है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हमारे बन रहे हैं, जैसे ऑक्जीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एफसीसी की एसिड हो गया, GA3 हो गया, तो ये सब का क्या होता है, किसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, किसी का कंसंट्रेशन घट जाता है, जिसके कारण हमको क्या होता है कि कैटफिश डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद है कि एप्लीकेशन ऑफ PCPA, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ PCPA कहने का पैराक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। तो PCPA के जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो कैटफिश डिसऑर्डर हमको क्या होता है कि कम देखने को मिलता है। एंड रेगुलेटिंग टेम्परेचर आप सही से रेगुलेट कर पा रहे हैं तो क्या होगा कि ये
जो डिसऑर्डर है कम देखने को मिलेगा। डेट ऑफ प्लांटिंग में रिड्यूस दिस डिसऑर्डर, यानी कि डेट ऑफ प्लांटिंग अब जब देखें कि हमारा जो फ्रूटिंग का जो टाइम है वो हमारा ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं जो प्लांटिंग टाइम का। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब किसको देखेंगे, सन स्कॉल्ड का देखेंगे, ठीक है। तो सन स्कॉल्ड क्या, सन स्कॉल्ड किसके कारण, सन स्कॉल्ड एंड लो टेम्परेचर इंजरी आर जनरली प्रोब्लम इन टोमेटो इन समर एंड विंटर। समर में करेंगे तो हमारा सन स्कॉल्ड का प्रॉब्लम होगा, और विंटर में करेंगे तो हमारा लो टेम्परेचर इंजरी का क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा। और जो सन स्कॉल्ड हमको कहाँ देखने को मिलेगा, यदि 40 डिग्री से हमारा जो है कि टेम्परेचर एक्सीड करता है तो हाँ हमको क्या मिलेगा कि सन स्कॉल्ड देखने को मिलेगा। इसमें कहता है हाई लाइट इंटेंसिटी रहेगा, हाई सनलाइट रहेगा तो वाइटिस ग्रे सनकिन पेप्री लेजाइन, ये सब क्या होगा कि सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद सन स्कॉल्ड जनरली डेवलप किस में होते हैं, तो स्पीयर्स फोलिएज, यानी फोलिएज बहुत दूर दूर है, तो फोलियल बहुत दूर दूर रहेगा तो क्या होगा कि जो सनलाइट पड़ेंगे वो डायरेक्टली हमारा क्या होगा कि फ्रूट पे पड़ेगा, तो जिसके कारण हमारा क्या होगा कि सन स्कॉल्ड का प्रॉब्लम होगा। और बहुत ज़्यादा डेंस फोलिएज है तो हम यानी ऑप्टिमम फोलिएज रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेंस भी हो जाएगा तो ह्यूमिड कंडीशन हो जाएगा जो डीज पेस्ट के लिए क्या होगा कि फेवरेबल होगा। तो ऑप्टिमम कंडीशन में अगर हमारा फोलिएज रहता है तो इस डिसऑर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। स्पीयर्स फोलिएज है, थीन पेरिकार्प है, इमेच्योर साइज का है, तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है, जनरली ये सन स्कॉल्ड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद है कि हाँ, एट लो टेम्परेचर पे क्या होता है, टोमेटो जो फ्रोस्टेड इंज्यूर, इसमें भी आपको वेटिस येलो सनकेन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डेंस फोलिएज वेराइटी एंड थिक पेरिकार्प डेवलप इन टेम्परेट कंट्रीज आर लेस प्रोन टू लो टेम्परेचर। जो टेम्परेट कंट्री में जहाँ हम लोग को टोमेटो उगाया जाता है तो वहाँ जो है कि कुछ वेराइटी डेवलप किए किए गए हैं, ठीक है, जो क्या होता है कि लो टेम्परेचर से रेसिस्टेंट होता है, तो उसमें हम लोग को ये चीज़ें कम देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारा क्या आता है, ब्लोजम इंड्रोट। तो ब्लोजम इंड्रोट आप सभी को पता होगा कि जो मेन कॉज है ब्लोजम इंड्रोट का वो क्या है कि आपका कैल्शियम का डिफिशियंसी है, ठीक है। तो ब्लोजम इंड्रोट जो होता है वो किसका होता है, एक सीवियर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किसके कारण होता है, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। और ये मुख्य रूप से किस में होता है, तो आपको ग्रीन हाउस में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में आउटडोर कल्टीवेशन में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये किस में होता है, तो ग्रीन हाउस में होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण। उसके बाद हम लोग इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब का हम लोग जिप्सम का भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। लाइम का भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं, किसके लिए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जिप्सम में भी जो अबाउट 29% क्या होता है कि हमारे कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग कितने दिन पे होता है, तो हार्वेस्टिंग 60 से 65 दिन पे होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ब्रेकर स्टेज पे तोड़ना होता है, ठीक है। ब्रेकर स्टेज मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, तो ग्रीन कलर जब टूटने लगता है उसके बाद जो पिंक कलर जो है कि धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है, लाइकोपिन कंटेंट बनना स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकर स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कब तोड़ना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्रेकर स्टेज पे हम लोग क्या करना चाहिए कि पिंक स्टेज पर हमको तोड़ना चाहिए। उसके बाद है किसी का प्रोडक्शन आपको जनरली याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है, जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस, सीड प्रोडक्शन के लिए आपको आइसोलेशन डिस्टेंस कितना चाहिए, तो जनरली 50 से 200 मीटर की आपको ज़रूरत पड़ती है। जनरली लोग 50-25 मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड वेराइटी है तो हम लोग 50-25 मीटर में चल जाता है, लेकिन आपको हैंडबुक में दिया हुआ है, बहुत सारा हमने बुक पढ़ा है ऑनलाइन वाला, तो उसमें 50 और 25 मीटर लिखते हैं। 50 मीटर जो आपका फाउंडेशन सीड के लिए और 25 मीटर आपका सर्टिफाइड सीड के लिए। लेकिन आपका क्लियरिफाई नहीं किया हुआ है इसी क्वेश्चन में कि सीड प्रोडक्शन के लिए सिर्फ टोमेटो में कितना ये डिस्टेंस चाहिए, तो आप 50 से 200 मीटर तक मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंसेप्शन ऑफ टोमेटो बिफोर फ्लावरिंग, क्या है
इंस्पेक्शन, अच्छा, इंस्पेक्शन जो सीड प्रोडक्शन में क्या होता है, इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो इंस्पेक्शन कब कब करते हैं, बिफोर फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद एक बार फ्रूटिंग के टाइम करते हैं और एक बार मैच्योरिटी के टाइम में करते हैं। तो इंस्पेक्शन टोटल कितना बार करते हैं, तो 3 टाइम करते हैं। उसके बाद है गुड क्वालिटी का होता है, ये आपको पूछा जाता है कि गुड क्वालिटी का जो टोमेटो होता है कब प्रोड्यूस होता है, तो दिसंबर से मार्च में क्या होता है कि गुड क्वालिटी का टोमेटो आपको प्रोड्यूस होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीड एक्सट्रैक्शन का मेथड जनरली क्या होता है कि पूछा जाता है सीड एक्सट्रैक्शन का मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 मेथड होता है, एक होता है आपका फर्मेंटेशन मेथड, दूसरा होता है आपका अल्कली ट्रीटमेंट और तीसरा आपका होता है कि एसिड ट्रीटमेंट। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फर्मेंटेशन मेथड है, जो सबसे बेस्ट है, वो कौन सा है, तो अल्कली ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब धीरे धीरे पढ़ करके हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा क्या है। तो इन फर्मेंटेशन मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी जनरली राइप टोमेटो का कितना करते हैं, 15 से 24 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं हम लोग 24 घंटा के लिए उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। जो पूरी तरीक़ा से क्या हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है, तो डेब्रिज को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसको जो हमारा सीड बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। डेब्रिज को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो क्या होता है कि जो सीड होता है हमारा सेटल डाउन हो जाता है नीचे में, और फिर डेब्रिज को रिमूव करके और सीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर पार्शियल शेड में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको सुखा लेते हैं। उसके बाद अल्कली ट्रीटमेंट हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग वाशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, Na2CO3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्कली ट्रीटमेंट में वाशिंग सोडा कितना लेते हैं, तो 10% वाशिंग सोडा लेते हैं। कितना सोडा लेते हैं, 10% वाशिंग सोडा लेते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक दिन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दिन के लिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ओवरनाइट केप्ट ओवरनाइट हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, द सीड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। और जब हम लोग बासुक सीड और जनरली मिला देते हैं, तो जो भी सीड है हमारा क्या होता है कि बॉटम, जो भी कंटेनर में हम यूज़ करते हैं उसका बॉटम में क्या हो जाता है कि जमा हो जाता है, और लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रेन ऑफ कर देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, सीड को कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है दिस इज अ सेफेस्ट एंड बेस्ट मेथड ऑफ सीड एक्शन। इसको आपको याद रखना है कि अल्कली ट्रीटमेंट मेथड में हम लोग 10% वाशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, और ये क्या है कि सेफेस्ट एंड बेस्ट मेथड ऑफ सीड एक्सट्रैक्शन है। उसके बाद है कि हमारा एसिड एक्सट्रैक्शन है, एसिड फर्मेंटेशन मेथड। एसिड फर्मेंटेशन मेथड में क्या करते हैं कि 250 ml का क्या लेते हैं, 250 ml कॉमर्शियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, HCl लेते हैं, 250 ml लेते हैं, ठीक है। थोरोली क्या करते हैं कि 10 लीटर 250 ml लेते हैं और किसमें मिक्स करते हैं, 10 लीटर वाटर में मिक्स कर देते हैं, 10 लीटर सलरी में मिक्स कर देते हैं, और उसको 30 मिनट के लिए छोड़ते हैं। इसमें कितना छोड़ते हैं, 30 मिनट के लिए छोड़ते हैं, और फिर उसको क्या करता है कि हम लोग सीड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 20 ml प्रति kg का भी हम लोग क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग क्या करते हैं कि सीड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं 30 मिनट के लिए, वही लिखा हुआ है। द एक्सट्रैक्टेड सीड आर ट्रीटेड विद 2 to 4% ट्राइसोडियम आर्थोफॉस्फेट, ठीक है। ट्राइसोडियम आर्थोफॉस्फेट से क्या करते हैं, 2 से 4% यूज़ करते हैं। कितने देर के लिए कहते हैं, 15 से 30 मिनट के, टू इनहिबिट द वायरसेस को इनहिबिट करने के लिए करते हैं। तो ये टोटल टोमेटो का लेक्चर था, जिसमें हम लोग सभी चीज़ को कंट्रोल कर लिया, ओवरऑल थिंग्स। और आप लोग वैरायटी के लिए बहुत सारे क्या कर सकते हैं, अलग अलग अब जो है कि ये बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि कुछ वैरायटी हम लोग लिखे हैं जो स्पेशल वैरायटी था, और हम लोग लिखना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूमिंग था, तो हम लोगों ने बहुत सारे वैरायटी को नहीं उसमें इंक्लूड किए, कुछ को इंक्लूड किए जो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए हम लोग इनको कुछ वैरायटी को, जैसे कि ये आपका जीन है, ये आपका जीन है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद वैरायटीज है।
पैट पैट मतलब क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक जीन होता है। पार्थेनोकार्पिक जीन किसमें आपको देखने को मिलेगा, तो सेवेरिनियन में। उसके बाद J1 को बोलते हैं जॉइंट पेडिसिल, ये सबको किसमें देखने को मिलेगा, तो पेनेड, ये क्या है, वेराइटी है। उसके बाद है आपका बी किस कहते हैं, बी जो है ये बी जीन है या फिर बीटा जीन भी बोलिए। ये बीटा कैरोटीन में क्या होता है कि रिच होता है बीटा कैरोटीन, ऐसे ये आप कर्सर है मतलब हाई बीटा कैरोटीन। ये किस में देखने को मिला आपको, कारोटिड्स में। उसके बाद एचपी को बोलते हैं हाई पिगमेंटेशन जीन, ये किस में आपको देखने को मिला, पिगमेंटेशन इसमें जो होता है ज़्यादा होता है। और ये किस में, किस वेराइटी में, पिगमेंटेशन मतलब कि विटामिन। उसके बाद क्या होता है कि ये कौन सा वेराइटी में पाया जाता है, रेडबूस, जो अभी यहाँ पे बोल रहे थे वो क्या होता है, पिगमेंटेशन। लाइकोपिन का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और विटामिन ए कंटेंट दोनों को क्या करता है, हाई पिगमेंटेशन जीन बढ़ाता है, विटामिन ए को भी बढ़ाता है और लाइकोपिन कंटेंट को भी बढ़ाता है। ई ओ जी सी जीन को बोलते हैं ओल्ड गोल्ड क्रिम्सन जीन, ठीक है। ये क्या करता है कि लाइकोपिन को तो बढ़ाता है, लेकिन हमारा विटामिन ए को क्या करता है कि सेम टाइम पे घटा देता है। ये हमको किसमें देखने को मिलेगा, तो इसमें हम ये हमको देखने को मिला वर्मिलियन वेराइटी में, ठीक है। ये PS2 क्या है, मेल स्टाइल लाइन है, ये PS2 जीन क्या है, मेल स्टाइल लाइन है। इसका इसका वेराइटी नहीं दिए, हम बाद में मेंशन कर देंगे, शायद ये पूसा दिव्या शायद करके शायद वेराइटी है, या पूसा रेड करके वेराइटी है जो जिसमें PS2 जीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है सी क्या है, पोटैटो लीफ टाइप का क्या है कि जेनेवा है, इसको बोलते हैं जेनेवा। जेनेवा पोटैटो लीफ टाइप कौन सा, ये कौन सा सी जीन किसमें पाया जाता है, पोटैटो लीफ टाइप में, इसका वेराइटी कौन सा है, जेनेवा है। टी जीन किसके लिए, टेंजरीन, तो ये टेंजरीन कलर का होता है, ठीक है। ये कौन सा वेराइटी में होता है, सनरे में। वाई जीन क्या होता है, कलरलेस पी पाया जाता है, ठीक, कलरलेस पील, ये किस कौन सा वेराइटी में देखने को मिलता है, तो ट्रेवलर में, ठीक है। तो ये था टोटल, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।